हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों आप लोग फटाफट आ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया हम लोग का। अप्रोक्स सभी लोग यहाँ पे आ ही गए होंगे, जो नहीं आए हैं उनका बाद में लेक्चर देख लेंगे। हम पढ़ा रहे थे आप लोग को एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार। बिहार का जो है कृषि जलवायु क्षेत्र और भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र। इसमें कल हम लोग लास्ट क्लास में, कल का मतलब लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। जरा आप लोग बताइएगा कि देश का जो है ना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट डैश दे दे यहाँ पे, डैश हेक्टेयर, डैश मिलियन हेक्टेयर ना, डैश मिलियन हेक्टेयर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट आपको बताया था कि कितना है अपने देश का जो है ना ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब हो गया भौगोलिक क्षेत्र, हिंदी मीडियम वाले भौगोलिक क्षेत्र कितना है ना वो यहाँ पे हो गया। चलिए बहुत सुंदर आंसर दिए आप लोग, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। 329, वेरी गुड। 329 मिलियन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ा था, आप लोग को याद होगा यहाँ पे कि डैश मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड आर अंडर कल्टिवेशन। डैश मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड्स आर अंडर कल्टीवेशन। जिसपे कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि पे जो है कल्टीवेशन खेती होती है, ये बताइए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको जान गए हैं कि सर 329 मिलियन हेक्टेयर जो है अपने देश का जो है ज्योग्राफिकल एरिया है। इस एरिया में से कितना एरिया ऐसा है जिसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, वो बताना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिए, 143, बहुत सुंदर। 143 मिलियन हेक्टेयर, एकदम सही आंसर आप लोग का आया है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा आप सभी लोग, कितना एग्रो क्लाइमेट जोन है इंडिया का। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें कितना है इंडिया का। चलिए कुछ रिवीजन हो जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कुछ रिवाइज कर लेते हैं ना, इससे क्या होता है कि हम भी अपडेट हो जाते हैं कि क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को। बताइए एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, जोन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कितना जोन है वहां पे, कितने भाग में डिवाइड किया गया था। जो आप लोगों को पढ़ाए थे उसी में से पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़े, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर आंसर दिए हैं, कितना होगा 15 इज करेक्ट। जो लोग यहाँ 15 बता रहे हैं उन सभी का सही है। कितना 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है इंडिया का, ठीक है। कौन कौन सा है सर, तो हमने आपको लास्ट क्लास में जरूर बताया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे ये रहा, ये सारे आपके क्या हैं, देर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया विच आर, कौन कौन सा है तो उसका नाम आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा रीडिंग पर्पज से, ठीक है। और मैप की बात करते हैं तो मैप के माध्यम से आपको बताया भी गया था कि कहाँ पे कौन सा एरिया यहाँ पे है। क्लियर है। आज हम लोग यहाँ पे जो शुरू करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, भारत के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के बारे में। इसमें कुछ डिटेल नहीं जानना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको जो है 20 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक उसी प्रकार इसको आईसीआर ने 20 भाग में डिवाइड किया, 20 क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज बेस्ड ऑन, किस बेस पे किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रोथ पीरियड, ठीक है। मतलब जो क्रॉप हो गया, कोई क्रॉप है ना उसका ग्रोथ पीरियड क्या है, रेनफॉल क्या है वहां का, अवेलेबल ऑफ वाटर कैपेसिटी क्या है, और सॉइल कैसा, उसका क्लाइमेट कैसा है। इस बेस पे क्या किया गया है, इसको जो है 20 भाग में डिवाइड किया गया है। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र का वर्गीकरण फसलों की वृद्धि, वर्षा, उपलब्धता, जल क्षमता, मिट्टी और जलवायु पर आधारित है।
आईसीआर हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल। जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोग भी अपने कॉपी में लिखने के बाद जरूर हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से बनते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोग इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से बनते हैं। क्लियर है? नोट भी कीजिए फटाफट। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया कीजिए। आपका क्लास जो है लेटेस्ट 6:05 तक स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी किसी दिन क्लास 6:05 तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है और मैं आपको किसी तरह का अपडेट नहीं दूंगा क्लास के बारे में, उस दिन आप समझ जाइए कि आज क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है? अगर आपका किसी दिन मानिए कोई डे है आपका और उस दिन आपका जो है 6 बज के, अगर क्लास टाइम 6 बजे है तो 6:05 तक मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा क्लास के बारे में, नहीं आपका क्लास शेड्यूल होगा, तो समझ जाइए कि आज क्लास यहाँ पे नहीं होना है। मैक्सिमम आप 6:10 तक वेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 6:10 तक आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा, ITC कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो समझ जाइएगा कि आज क्लासेज नहीं होगी, सर कुछ प्रॉब्लम में होंगे, सर क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ETC कुछ भी समझ जाइएगा कि आज फाइनली ये समझिएगा कि क्लास नहीं होगी आज। ठीक? सर मंडे को जो पढ़ाए थे उसका PDF अभी तक नहीं आया है। जो मैंने मंडे को कवर किया था जो लेक्चर को, इसी PDF में इंक्लूड है। ठीक है? मैं आज इस PDF को दे दूंगा, कल आपका ये जो 1.4 है ये खत्म हो जाएगा। आज की इस क्लास के कंप्लीट होते होते या अंत तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस पोर्शन को। ये 1.4 आपका है, मिल जाएगा आज आपका। क्लियर? आप सभी लोग इसको लिखिएगा। और जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव के बनते हैं किसी भी एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में ASER दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ASER, इसका पूरा नाम क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन। याद रहेगा? ASER का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन, जो 60 भाग में डिवाइड किया है। मैं आपको बताता हूँ नीचे। ICR हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन एंड अगेन इनटू 60 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले ICR ने इसको 60 भाग में डिवाइड किया है और उस 60 भाग को क्या किया? डिवाइड कर दिया किसमें? 20 में डिवाइड किया। 20 के बाद इन्हें डिवाइड किया 60 में। ठीक है? ICR ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और फिर 60 उप क्षेत्र में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको एक ये मैप में बताता हूँ कैसे डिवाइड किया गया था। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और थम्स अप दिखाइए। कुछ लोग थम्स अप दिखा रहे हैं, मतलब नोट कर लीजिए। वेरी गुड। जो लोग नहीं दिखाए थम्स अप, जो लोग नोट नहीं किए अभी तक, प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए ओके। अब देखिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ऊपर जो मैप हमारा था यहाँ पे, जैसे कि इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे मैप ऐड नहीं किए हैं। जो आपका 20 भाग में डिवाइड किया गया यहाँ पे, एक सेकेंड, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ICR हैज डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन। जिस प्रकार यहाँ पे आप लोग ICR ने 15 भाग में डिवाइड किया था ना इसको, किसको? एग्रो क्लाइमेट रीजन को, उसी प्रकार यहाँ 20 भाग का नाम दिया था 20 का, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं था, आपके बुक में उतना डिटेल दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। दूसरी बात है, जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन को जो डिवाइड किया गया है, जैसे कि मानिए ये ए वाला पार्ट है, जो एग्रो क्लाइमेट जोन का ये पार्ट है, एक वाला पार्ट 1, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? ये पहला है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। इसी को जो है ना 2 भाग में कुछ इस प्रकार का डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो कट लगाया गया है, और मानिए ये वाला जो पॉइंट हो गया सपोज दैट, और ये आपका दूसरा भाग हो गया। इसी में इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन उतना आपको डिटेल में भी ये जानना नहीं है। ठीक है? आप चाहे गूगल पे मैप वगैरह देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन जो किया गया था किस बेस पे किया गया था? अभी जस्ट मैंने बोला था। क्रॉप का ग्रोथ पीरियड क्या है, वहाँ का वाटर एबिलिटी क्या है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इन सब के बेस पे वहाँ पे क्लासिफाई किया गया था। ठीक। उप क्षेत्र क्या होता है? सब उप क्षेत्र ही हो गया ना, सब रीजन, उसका सब टॉप, उसके अंदर का जो रीजन हो गया ना, उसको बांटा गया है। जैसे मानिए ये आपका स्टेट हो गया, आपका कंट्री हो गया, कंट्री के अंदर क्या हो गया? आपका स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, उस प्रकार से। तो बच्चा लेकर सर नीचे कीजिए। नीचे मतलब कौन सा पॉइंट बताइए? पॉइंट बताइए कौन सा पॉइंट पे आप हैं, कहीं का छूट गया तो बताइए। ठीक है? तो ये आपका हो गया किसके बारे में? एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में। ध्यान रखिएगा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना था, इसलिए हमने आपको शॉर्ट में ही बताया है, इस बात का ध्यान रहे। और एग्रो क्लाइमेट जोन आपका जो था उसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ना था, तो वो मैंने क्या किया, आपको डिटेल में ऊपर कल के लास्ट क्लास में वो आपको कवर किया था।
और एग्रो इकोलॉजिकल जोन इतना याद रखिएगा कि 20 भाग में डिवाइड किया गया, फिर उसको जो है 60 सब रीजन में डिवाइड किया गया है। इतना याद रखिए, वो आपके लिए इनफ है। क्लियर है? आगे बढ़े, बता दीजिए एक बार। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अभी जस्ट एक पॉइंट आपको बोला है यहाँ पे कि इस तरह से क्लासिफाई किया गया था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हालांकि आपके 11th वगैरह में नहीं पूछेगा, लेकिन जानने के पर्पज से जान लीजिए कि यह पॉसिबल है कि एग्रो जो क्लाइमेट रीजन जो है, इसके अंदर जो होगा क्या होगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऐड रहेगा। बात समझे? जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन रहेगा, इसके अंदर जो है ऑलरेडी क्या रहेगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन भी यहाँ पे ऐड रहेगा, जैसे कि हमने जस्ट बताया है। जिससे हमने आपको एग्जांपल भी अब यहाँ पे दिया है कि जो यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया, इसी को दो भाग में बांट दिया है। तो भैया एग्री इकोलॉजिकल रीजन जो हमारा आया है, ये इसी में आ गया है ना, किसमें? एग्रो क्लाइमेट रीजन में। तो इस बात को यहाँ पे आप लोग, एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखना तो याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे अपना। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो बिहार के बारे में मेनली हम लोग पढ़ेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, बिहार का कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। ठीक है, मेनली बिहार के बारे में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंपोर्टेंट पॉइंट है अपने बिहार का कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कैसा है। सबसे पहला और इंपोर्टेंट एमसीक्यू यही बनेगा आपसे, और ये क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में बना है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज अप्रॉक्स कितना है? 94.2 लाख हेक्टेयर। और यही एग्जैक्टली डेटा आपके क्लास 12 के बुक में भी दिया गया है। चैप्टर नंबर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर आपका वहां पे 4th में। ठीक है, यही डेटा आपका एग्जैक्टली आपके क्लास 12 के बुक में भी दिया गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। हमने अभी जस्ट ऊपर जब वीडियो शुरू किया था, ये क्लास हमने शुरू किया था, तो आपसे पूछा था इंडिया का कितना है, वहां पे देख सकते हैं आपने। हमने फर्स्ट क्लास में आपसे पूछा था कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कंट्री का, तो आपने कहा सर 3 to 9 मिलियन हेक्टेयर है। वेरी गुड। उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि बिहार का कितना, तो क्या बताइएगा आप लोग? तो बिहार का आपका है 94.2 लाख हेक्टेयर। क्लियर है? हेक्टेयर आउट ऑफ विच फार्मिंग इज बीइंग डन ऑन, कितना लाख पे फार्मिंग हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है? 56.5 लाख हेक्टेयर पे जो है यहाँ पे कल्टीवेशन भी होती है। एंड इरिगेशन इज अवेलेबल ऑन, और अगर सिंचाई की हम लोग बात करते हैं तो इरिगेशन जो अवेलेबल है लगभग 35.2 लाख हेक्टेयर लैंड पे। तीनों डेटा को आप लोग याद रखिएगा, तीनों एमसीक्यू का डेटा है आपका। लिखिए, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94.2 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से करीब 56.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है और 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई जो है उपलब्ध है। यही बात हमने अभी ऊपर भी बताया है, राइट डाउन कीजिए इसको। हो गया नोट? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो भैया अपना सम ह्यूमिड, ठीक है, कि अपना बिहार का जो क्लाइमेट है कैसा है, ट्रॉपिकल है, याद रखिएगा। ठीक है, अपने यहाँ ट्रॉपिकल फ्रूट वगैरह जो है आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो 3 टाइप का बताएंगे, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो अपने रीजन में जो है कौन सा फ्रूट लगाएंगे, जो ट्रॉपिकल फ्रूट होगा, जैसे मैंगो वगैरह। मैंगो क्या है आपका? एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक है, here rain water and ground water is available in sufficient quantity and soil here are very fertile। वेरी गुड, अच्छा बात दिया गया है। अपने बिहार का जो ट्रॉपिकल जो जलवायु है, जो क्लाइमेट, वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उप आर्द्र है, ह्यूमिड रीजन है। और यहाँ का वर्षा जल, भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा यहाँ की मिट्टी जो है ना काफी उपजाऊ है यहाँ की। ठीक, लिखिए पॉइंट को, राइट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद जो पॉइंट आता है यहाँ पे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, NARP, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। द स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एग्रो क्लाइमेट जोन। ठीक है, अपने बिहार को, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अंदर में? तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर में इसको क्या किया गया है यार। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए एक सेकेंड। हेलो, अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, द स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एग्रो क्लाइमेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 एग्रो क्लाइमेट जोन बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द बेस्ड ऑफ, किस बेस पे? वहाँ का सॉइल कैसा है, रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है वहाँ का। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा राज्य को मिट्टी, वर्षा, तापमान और फसल पैटर्न के आधार पे
तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू रूप में आता है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, मतलब बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। वहां पे ऑप्शन आपका क्या क्या रहता है पता है? ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 6। तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा सर? 3। ठीक है। अब कई लोग वहां पे 4 टिक करके चले आते हैं। सर वो 4 क्यों टिक करते हैं मैं आपको नीचे समझाता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे जो है कई लोग को हो जाता है, इसलिए हमने आपको एक अच्छे से जो है चार्ट बना के समझाया है अभी नीचे। पहले नोट डाउन कीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है, बिहार को जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो है कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया, तो 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। याद रहेगा, जरूर आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए ओके, वेरी गुड। अब देखिए जो 3 भाग में बांटा गया है ना, वो कैसे बांटा गया? जोन 1, जोन 2, जोन 3 और 3AB। अब समझिए इस बात को, आपको लिखना, राइट डाउन करना है। ये बिहार को जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे। पहला आपका है यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन कहते हैं। ठीक है, पहला आपका जो है वो है जोन 1 है, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। ठीक है, इंग्लिश ही लिखिए तो अच्छा है, हिंदी मीडियम लिखना, हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, या ये जैसा आपको लिखना लिखिएगा। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका एग्रो क्लाइमेट जोन 2। तीसरा आपका एग्रो क्लाइमेट जोन 3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साउथ बिहार एलुवियल प्लेन कहते हैं। दूसरा को नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब इसी 3 को जो है ना, जो तीसरा आपका जो है थर्ड वाला, टू अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। जो थर्ड वाला इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ए एंड बी में। बच्चा ही कंफ्यूज करता है। जो 3A आपका है वो है साउथ ईस्ट बिहार एलुवियल सॉइल, और बी जो है आपका है साउथ वेस्ट बिहार एलुवियल सॉइल। यार इतना परेशान हो जाएंगे ना कॉल से। चलिए आइए फटाफट रखिएगा इस पॉइंट को। जो बिहार को जो है 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। पहला आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन। दूसरा, हिंदी मीडियम वाला हिंदी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अगर देखना है आपको तो एक सेकेंड बुक में देख लीजिएगा, आप दिखा देते हैं, वेट कीजिए, नहीं तो फिर कहिएगा सर छोड़ रहे हैं। जस्ट वेट, बता रहा हूं। चलिए लिखिए, खुल नहीं रहा है वो चीजें, लिखिए ये पॉइंट। पहला क्या है आपका? एग्रो क्लाइमेट जोन 1, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान। लिख लीजिए, लिखना है तो कृषि जलवायु क्षेत्र 1, हिंदी में लिखिएगा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र 2, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। तीसरा दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान, इस तरह से कहते हैं। लिखना अगर नहीं आता है तो बोल दीजिएगा, लिख के बता देंगे, कोई लोग छोड़िएगा नहीं। ये नहीं कि सर हमको लिखना नहीं आया, नहीं लिखे हैं। हाँ, बुक से लिख रहे हैं हिंदी पढ़ने वाले, ठीक है, बुक से लिख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है इस वजह से, नहीं अदरवाइज मैं छोड़ भी देता। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ, मतलब उत्तर हो गया, यहाँ लिख देते हैं पे उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। ठीक है, दूसरा आता क्या है आपका? नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल सॉइल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्थ ईस्टर्न आ गया, ईस्टर्न मतलब पूर्वी, यहाँ पे कर लीजिएगा पश्चिमी जगह पूर्वी कर दीजिएगा, हो गया। क्या अंतर है इसमें? बाकी सेम उतार दीजिएगा। फिर साउथ बिहार एलुवियल सॉइल, दक्षिणी बिहार यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे? दक्षिणी बिहार। ठीक है, जलोढ़ मैदान यहाँ छाप दीजिए, वही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए। नो सर लिख लेंगे, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग खुद ही। चलिए अच्छी बातें हैं, लिख लीजिए आप लोग, हो जाएगा तो बताइएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल सॉइल, नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल सॉइल और साउथ बिहार एलुवियल सॉइल। ठीक है, और तीसरा को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, साउथ ईस्ट बिहार और साउथ वेस्ट बिहार। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान जरूर रखिएगा आप सभी लोग। सिद्धार्थ हो गया ज्वाइन ना आपका? चलिए, क्या कह रहे थे अभी हम? हाँ, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा प्रॉपर। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से समझ लीजिए, आप लोग भी अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यहाँ क्लास कर रहा है, मुझे तो पता है इतना।
तो आप अभी अपने अकॉर्डिंग बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप इस तीनों जोन में से या पांचों जोन में से किस जोन से बिलोंग करते हैं? आप अपना अपना जोन बताइए कमेंट बॉक्स में पहले हमें। आप सभी लोग किस जोन से बिलोंग करते हैं? सर जोन 1 से, सर जोन 2 से, सर जोन 3 से, सर जोन 3A से, जोन 3B से। आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, किस जोन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? आप हमें वो बस टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया, आपको डिस्ट्रिक्ट बताया कि जोन, देखिए जोन 1 ये रहा आपका, समझिए ये जो पूरा एरिया है आपका, दिस इज जोन 1। ये क्या है? जोन 1 है। जोन 2 आपका येलो वाला पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग जोन 2 में रखेंगे। और जोन 3 में हम लोग किसको रखेंगे? ये पूरा एरिया जोन 3 में आएगा। ये पूरा एरिया क्या, होल एरिया जोन 3 में आएगा, जिसमें से ये वाला एरिया जो है इतना, ठीक है, ये आपका ए में आएगा जोन, और फिर आपका जोन बी में आएगा, इस प्रकार से आएगा यहाँ पे। तो आप बताइए आप किस जोन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे? जोन 1 से मोहित कुमार, वेरी गुड। जोन 1 में कौन सा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, ये सब इसमें किसमें आते हैं? जोन 1 में आते हैं। तो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से आप होइएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर जोन 2 से हम लोग हैं, वेरी गुड। जोन 2 में कौन सा आता है? सॉरी जोन 3 लिखे हैं ना, हाँ जोन 3 से हैं। तो जोन 3 में ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, गया। कहीं ना कहीं आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे होंगे ना, राइट? फ्रॉम वेस्ट चंपारण, फ्रॉम सीतामढ़ी, एकदम ठीक ठीक समझ गए आप लोग। मतलब समझ गए ना कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। जोन तो बता दिए कि सर हम जोन 1 से, सर हम जोन 2 से, सर हम जोन 3 से, सर जोन 3B से हमें, आप लोग ये बता दिए हैं। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पे ये आएगी कि आपको ये बताना है कि आपके जोन में कौन कौन से फसल उगाई जाती है। मैंने क्या कहा? आपके जोन में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, ये यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे आया, पहली बात है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका, इस तीनों चारों जोन में से, मानिए 3 जोन ही मानिए मैं मोटा मोटी, इस 3 जोन में से सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आते हैं? ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया एक बार, ठीक है। इस वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं आपको नीचे दिखाता हूं। पहले ये देखिए, यहाँ पे लिस्ट तैयार कीजिए आप लोग, लिखिए कॉपी में, पहले बताते हैं सारा पॉइंट। टेबल बनाइए एक, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड क्रॉप अंडर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन दिया गया आपका, ठीक है। जोन 1, जोन 2, ठीक है, जोन 3A, जोन 3B, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस जोन में, और यहाँ का मेन क्रॉप क्या है, वो क्रॉप का नाम दिया गया है। तो इस क्रॉप का थोड़ा बहुत नाम आप लोग, ज्यादा नहीं, एक जोन से कम 5 क्रॉप जो है आपको याद करना है। क्लियर? किसी सिंगल जोन से, फर्स्ट जोन जो है वहां से 5 क्रॉप, जोन 2 से 5 क्रॉप, जोन 3 से 5 क्रॉप, जोन 3A से 5 क्रॉप, जोन 3B से 5 क्रॉप, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं याद रखना है, बस 5 क्रॉप, वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, तो इसको आपको बनाना है कॉपी में, पहली चीज है। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बना था, इसमें से कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है? आप डिस्ट्रिक्ट काउंट कीजिएगा, सबसे अधिक कौन सा लग रहा है? हमें जोन 1 में लग रहा है शायद, 1 2 3, अच्छा नीचे दिया गया, डोंट वरी, बता दूंगा मैं। इन सबको फिर डिफाइन किया हूँ नीचे इसी PDF में, तो नीचे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले, उससे पहले आप लोग इस चार्ट को प्रिपेयर कीजिए। चलिए ओके, आप लोग का मैं चैट बॉक्स पढ़ लिया हूँ, कोई जोन 1 से है, जोन 2, जोन 3, सब जगह से बच्चा पढ़ रहा है। आप इसको बनाइए ठीक है आप जो है इसको बनाइए, ये चार्ट आप लोग को पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा बनाना है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि किस जोन में सर्वाधिक वर्षा होती है। डोंट वरी, मैं आपको सारा लिखाऊंगा, किस जोन में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या बात है राजीव मौर्य, लगता है पूरा पढ़ के आए हैं, ठीक है। किस जोन में सबसे अधिक वर्षा होती है, किस जोन का क्रॉप इंटेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, और सबसे कम क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ पे है। ये 2 3 4 5 क्वेश्चन नीचे मैं आपको एक टेबल बना के फिर नीचे इसी PDF में मैं दे चुका हूँ। नीचे अगर मैं PDF में आएंगे तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो मैं ये भी आपको दूंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले नोट कीजिए ना जो बता रहे हैं, क्वेश्चन बनता है वहां से, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है वहां से, जो कि पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जोन 3 में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, ओके ठीक है, जोन 3 में है, तो वैसे हम लोग देख लेंगे, नीचे हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करना है, आप लोग को हिंदी में बताना पड़ेगा इसको। ये तो कम से कम हिंदी इंग्लिश कर लीजिएगा ना, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, क्रॉप का नाम दिया गया, इसको हिंदी इंग्लिश क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई क्रॉप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो बताइए, मैं समझा देता हूँ। क्या क्या दिया क्रॉप के बारे में, देख लेगा तब तक। चुप रहने से अच्छा कुछ पढ़ाते जाए ना। पैडी है, मतलब सब लोग जानते हैं भैया, धान, व्हीट, पल्स,
ठीक है। वीट मतलब गेहूं, पल्स मतलब आपका अरहर हो गया, पल्स में सारा जितने पल्स क्रॉप हो गए, मूंग, अरहर, चना वगैरह जो है। ऑयल सीड तिलहनी फसल, शुगर कैन गन्ना, पोटेटो मतलब आलू, तंबाकू आप लोग जानते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक लीची, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में तीनों आता है, ठीक है। हमने आपको जिक्र किया पोमोलॉजी, ओलेडिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सब कुछ इटीसी। फिर आपका यहाँ पे किशनगंज वगैरह है, इसमें पैडी, व्हीट, मेज, ग्रीन ग्राम, मस्टर्ड, जूट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप फिर है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो है ना मेजर, यहाँ पे आपको याद नहीं करना, एक दो बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कहाँ पे कौन सा जो है ना मैच कर रहा है, कॉमन कौन सा क्रॉप है, उसी को याद रखिए, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बच्चा लिखता है सर मखाना कौन सा फसल है? मखाना को जीआई टैग मिल चुका है, आपको नहीं पता है मखाना के बारे में? इधर क्या बोलते हैं, मधुबनी साइड होता है ना, मिथिला में मखाना का कल्टीवेशन अधिक होता है, या कटिहार वगैरह का कोई बच्चा होगा तो वो जानता होगा, मखाना का वो लोग स्टोरेज भी काफी करते हैं कटिहार वाले, मुझे पता चला, पूर्णिया, कटिहार, इन सब डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जीआई टैग मिल चुका है इसको। जीआई टैग क्या होता है सर? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो चीज फेमस होता है ना, उसको प्रमोट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे फसल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसका जीआई टैग मिल चुका है, जैसे हम लोग बात करते हैं बिहार में मखाना है, आपका जर्दालू आम है ना, और क्या क्या है बताइए आप लोग। दरभंगा ये पेंटिंग है वहाँ का, कहाँ का पेंटिंग कहाँ का फेमस है? मधुबनी का पेंटिंग फेमस है। इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग मिलने से सर होता क्या है? तो जीआई टैग मिलने से क्या होता है ना, उस स्थान का जो है या उस पैलेस का जो ग्रोथ रेट काफी अधिक होता है, उसको जो है ना देश तक देश के बाहर भी उसके सेल किया जाता है, वो फेमस होता है वहाँ का वो चीजें। हाँ वेरी गुड, चूड़ा वगैरह वेरी गुड। अभी रिसेंट में ही मिला है यहाँ का क्या कहते हैं, वेस्ट चंपारण में जो है, पूर्वी चंपारण का एक धान, मार्चा धान करके कुछ है। अभी मार्चा चौरा लिखे है ना, ये चूड़ा वगैरह कुछ लिखा है मोहित कुमार, तो उससे मुझे याद आ गया। अभी रिसेंट में ही लगभग 6 महीने पहले मार्चा धान करके उसको जीआई टैग मिला है, जो कि आपका कहाँ का है? वेस्ट चंपारण का है। हाँ बनारस का पान वेरी गुड, जानते होंगे आप लोग। चलिए राइट डाउन हुआ कि नहीं अभी तक? थोड़ा बड़ा है, लिखने में टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं, लिखिए। वही मार्चा धान, हाँ मार्चा धान मिला है, वही मुझे भी याद आ गया, आप जब लिखे ना मोहित। चूड़ा, अच्छा चूड़ा धान से ही बनता है, ओके ठीक ठीक। मिथिला का रेहू, अच्छा रेहू मछली की बात कर रहे हैं क्या सिद्धार्थ? क्योंकि रेहू एक मछली का नाम है, रेहू वही है ना। बहुत सारा चीज है बिहार में जिसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। अच्छा मछली की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी का वो है फिश फार्म है इसमें से कोई लड़का ऐसा जिसको फिश, अपना फिश फार्म होगा? आप लोगों में से किसी के पास मछली मछली पालन के लिए वो बनाए हैं, किसी के पास है आप लोगों में से? क्योंकि अच्छा पैसा है उसमें भी। ठीक है, आप रेहू वगैरह का नाम बताए ना मछली का, इसलिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। और गवर्नमेंट जो है कई तरह सब्सिडी वगैरह भी देती है इन सब चीज़ों पे। हमारे बक्सर में तो कुछ अच्छा फसल है ही नहीं। आपका बक्सर का तो सबसे फेमस आपका चौसा जहाँ का आम हो गया ना, प्रिंस कुमार मौर्य। आप बक्सर से हैं तो बक्सर में एक जगह है चौसा, जानते होइएगा। और चौसा जो है एक आम का वेराइटी होता है, ठीक है। और काफ़ी ये जो वेराइटी प्रचलित है किसके लिए, फेमस किसके लिए है? तो ये जो है मीठा के लिए, सबसे अधिक मीठा जो आम होता है अपने इंडिया में, वो कौन सा होता है? चौसा आम होता है। और चौसा एक जगह है बक्सर का, तो कुछ कैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह आपकी जगह होगा ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं कहिए कि सर हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा चीजें हैं ही, बस आपको देखने की जरूरत है। चलिए ओके वेरी गुड, हो गया, लिखे कि नहीं आप लोग? हमारे पास ना, बट हमारे गांव में 15 से 20 है। अच्छा चलिए अच्छी बातें हैं। जी सर चौसा आम, हाँ वेरी गुड, चौसा का आम आप लोग जानते होंगे, तो काफी मीठा होता है ना आम। अभी तो आम आप लोग खाए भी होंगे, सीजन था आम का। अब तो अगस्त आ गया, अगस्त लास्ट तक आम मिलेगा, सितंबर से आम वगैरह मिलना आप लोग का बंद हो जाएगा। सर बेगूसराय के बारे में बताइए, बेगूसराय, आप सुहानी बेगूसराय से हैं? बेगूसराय के बारे में क्या बताए? बेगूसराय तो ऑलरेडी फेमस है इंडस्ट्रियल के लिए ना, इंडस्ट्री के लिए, व्यवसाय के लिए, एक तरह का बोल सकते हैं, दिनकर की धरती है वो,
हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है वो, अच्छी है वो भी। आपका बरौनी रिफाइनरी हो गया सबसे बढ़िया, ऑयल वो है ना पेट्रोलियम वाला, टाउनशिप बगल में घूम लीजिए। चलिए नोट किए, ये बताइए ठीक है, नहीं तो बात करते रह जाएंगे हम भी। सर फसल के बारे में पूछ रहे हैं अपने बेगूसराय की अगर बात करते हैं सुहानी, तो बेगूसराय में ऑलमोस्ट तो वही धान गेहूं मक्का ही लगाया जाता है प्रॉपर, अगर देखा जाए मैक्सिमम फार्मर यही कल्टीवेशन करते हैं ना। और कोई है क्या? बेगूसराय जो है अपना वही धान गेहूं मक्का, या फिर बहुत सारे फार्मर कैश क्रॉप आलू वगैरह की खेती अच्छा होती है अपने यहाँ। हो गया सबका? इसको राइट डाउन कीजिए, इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं भी हो सकता है अगर टेस्ट वगैरह बनाएंगे और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कुछ अच्छा लग गया यहाँ से तो डालने का प्रयास करेंगे यहाँ से भी, ठीक है। और आप यहाँ देखिए ना, सबसे बढ़िया यहाँ तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट मेंशन भी है, हम भूल ही गए बताना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेगूसराय कौन कौन सा हो रहा है, पैडी, व्हीट, पल्स, ऑयल सीड, शुगर केन, पोटेटो, तंबाकू, ये सब चीज की खेती होती है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सा क्या है नहीं है। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बेगूसराय से हैं ऑलरेडी हम भी, इसलिए आपसे हम पूछे। चलिए अब हमारा जो यहाँ पे खत्म हो गया ये, अब हम लोग जो है ना एक एक जोन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे प्रत्येक जोन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 जो आपका है, 1 के बारे में, फिर 2 के बारे में, फिर 3 के बारे में, इस प्रकार से हम लोग वहाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो नोट कीजिएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे जितना है, या कल पढ़ा दे इतना, या बोलिएगा तो आज खत्म कर देंगे या फिर कल पढ़ाएंगे, जैसा कहिएगा वैसा कर देंगे। अगर आज खत्म करवा दीजिएगा तो कल आपके बैच में 1.5 स्टार्ट करेंगे। बताइए अभी इतना पढ़िएगा, क्योंकि 15 मिनट आपके पास टाइम है, अभी 6:46 ही हो रही है, 15 मिनट में मैं कवर फटाफट कर सकता हूँ। खत्म कर दे आज? थोड़ा सा ही पॉइंट है, अगर फिर कल करेंगे तो कल भी बहुत छोटा क्लास हो जाएगा, और आज कहिएगा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट है, आप लोग नोट बाद में कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। आप लोग नोट जो है ना, अभी मैं जस्ट क्लास जस्ट इंड होगा और तुरंत मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके एप्लीकेशन पे, तो ऐप से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई लिख रहा है यस, कोई लिख रहा है नहीं है, अच्छा। एक बात है ना, जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि मेरे माइंड में बहुत सारा चीज याद रह जाता है। कल फिर आएंगे ना तो जो कुछ यहाँ से हमें बताना होगा वही हम भी भूल जाएंगे फिर, समझे। मतलब एक फ्लो फ्लो में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज। देखिए अभी हम क्या बता रहे थे, आप मखाना बोले तो हम जीआई टैग पे चले गए, देख रहे हैं, यही होता है जब हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो, और जब मन से पढ़ाते हैं खास करके, बात समझिए, तो क्या होता है ना कि मेरे मन में जितने भी चीजें आते हैं मैं सब आपको सामने बोल देता हूँ, अक्सर यही होता है मेरे साथ। और फिर नया तरीके से कल आएंगे तो हो सकता है बहुत सारा चीज छूट जाएगा आप लोग का। एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए फटाफट, ठीक है, अच्छा रहेगा, आप लोग खत्म हो जाएगा तो जल्दी जल्दी। पहला आपका है एग्रो क्लाइमेट जोन 1, जिसे हम लोग क्या कहते थे, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन का, जिसको हिंदी में क्या बोले थे, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान कहते थे। क्लियर है? हिंदी भी लिखवाए थे आप लोग, लिख भी लिए शायद। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 13 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कम अंडर द एग्रो क्लाइमेट जोन 1। बिहार में 38 जिले हैं, सबको पता है, उसमें से 13 जिले किस में आते हैं, जोन 1 में आते हैं। पहली बात है, हमने कहा था ऊपर कि सर मैं बोला था ऊपर में कि मैं नीचे मेंशन किया हूँ हर कुछ आपके इसके बारे में कि कहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है, जो जोन 1 आपका है, वहां पे 38 में से 13 जिले आते हैं, ठीक है। द जोन कंसिस्ट मेनली ऑफ सैंडी लोम सॉइल। इस जोन में क्या है, सैंडी लोम सॉइल होते हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आते हैं। और पीएच वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ का पीएच वैल्यू कितना होगा, 6.5 से लेके 8.4 और मोर देन 10 तक यहाँ पे होती है। द मेन क्रॉप पैटर्न इज बेस्ड ऑन पैडी और मेज। और इस जोन का जो मेन क्रॉप है क्या है, वो पैडी और मेज है, मतलब धान और मक्का को जो वहाँ के फार्मर अत्यधिक प्रीफर करते हैं लगाना। किसमें, जोन 1 में। अगर हम लोग जोन 2 की बात करते हैं तो जोन 2 में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान यहाँ पे हो गया।
8 डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड, तो 8 डिस्ट्रिक्ट इस जोन के अंदर आएंगे। द सॉइल ऑफ दिस जोन वेरी फ्रॉम सैंडी लोम, इस जोन में जो है सैंडी लोम सॉइल आएंगे, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा 6.5 से लेके 7.8 के बीच में होगा। इन सम एरियाज लाइक पूर्णिया, अब एरिया तो बता ही दिए हैं वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं मैप के माध्यम से। बाकी पीएच अगर देखना तो पीएच कितना था 6.5 वगैरह था, एसिडिक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द टोटल, हाँ ये जो जोन है ना यहाँ पे 90% जो है जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में 8 जिले, हिंदी देख लीजिए, 8 जिला वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी से लेकर केवाल मिट्टी है, जिसका पीएच वैल्यू 6.8 से लेकर 7.8 के बीच रहती है। पूर्णिया जैसे कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का पीएच मान अम्लीय भी हो सकता है। यह क्षेत्र कुल जूट उत्पादन का 90% जिम्मेदार है, मतलब कि जूट प्रोडक्शन जो पूर्णिया में सबसे अधिक होती है। क्लियर है। फिर हम लोग आते हैं जोन 3 पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, वेट कीजिए, अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपका। अगला आपका यहाँ पे है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। जोन 3 में क्या होता है सर, साउथ बिहार एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग दक्षिण बिहार जोड़ मैदान कहते हैं। क्लियर है। 17 डिस्ट्रिक्ट, कितना इसमें आएगा 17 डिस्ट्रिक्ट जो है जोन 3 में आएगा। एक बच्चा अभी ऊपर कोई लिखा था उस टाइम चैट बॉक्स में कि सर सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट जोन 3 में आती है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। कितना है इसमें 17 है। द सॉइल आर ड्रायर देन जोन 1 एंड 2, द रीजन टू कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड द गुड पैडी। अच्छा, सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया है कि इस जोन को जो है 17 जिले आते हैं और यहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह जो है शुष्क जलवायु की है, ड्राई है वहाँ पे, ठीक है। इस क्षेत्र की साल में पानी रहता है और धान, हाँ ये जो क्षेत्र आपका जोन 3 हो गया, ये किसके लिए सबसे सूटेबल है, तो पैडी क्रॉप के लिए। आपको पता है कि पैडी जो क्रॉप होता है वो पानी में होता है, उस मतलब पानी की रिक्वायरमेंट उससे अधिक होती है, तो पैडी से सूटेबल होगा। इस क्षेत्र के लिए मिट्टी में जिंक और सल्फर, हाँ इस क्षेत्र में जो है ना जिंक और सल्फर की कमी होती है। आपको पता होगा कि जिंक की कमी से पैडी में जो है ना एक डिजीज होता है खैरा डिजीज, आपको चैप्टर 5 प्लांट पैथोलॉजी में दिया होगा, बता देंगे, अभी सुन लीजिए बस। तो यही इसी रीजन होता है, क्योंकि देखिए उस क्षेत्र में क्या है कि जिंक और सल्फर का कमी होता है, और जहां जिंक की कमी होगा वहां पे धान लगाते हैं तो क्या होता है वहां पे उसमें खैरा डिजीज आ जाती है। तो इसको आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। फिर वही बात यहाँ पे रिपीट किया है, पुनः कृषि जलवायु क्षेत्र को तीन को 2 भाग में डिवाइड किया, जो कि हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। कौन सा था, पहला आपका था साउथ ईस्ट बिहार एलुवियल सॉइल और दूसरा आपका था साउथ वेस्ट एलुवियल सॉइल, यही था ना, बताइए। वही बातें फिर यहाँ पे आ गई है। देखिए रिपीट, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा इस पॉइंट को और रिलेट कीजिए, हाँ सर ने ये बताया है मैं समझ रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जोन 1 की बात करते हैं, थर्ड ए की बात करते हैं, तीसरा फर्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें कितने हैं, 6 जिले इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी वगैरह यहाँ पे होता है, इसको देख सकते हैं छोटा सा, इतना डिटेल मत पढ़िएगा, छोड़ भी सकते हैं इसको, अगर नहीं लिखना होगा इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उतना डीपली आपसे नहीं पूछता है। और ये जो आपका है साउथ वेस्ट एलुवियल प्लेन, इसकी अगर बात करते हैं तो कैमूर के पहाड़ वगैरह दिया है और 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो है इस क्षेत्र का जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है कम होता है, मतलब जल धारण क्षमता जो होती है इसमें कम होती है, यहाँ पे दिया होगा लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा आता है एक चार्ट, जो कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस चार्ट में ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है आपको, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आप याद, पढ़ना तो हर कुछ होता है आपको, लेकिन जो बेसिकली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार, मैं आपको वो हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। तो आप जब भी नोट्स बनाइएगा अभी या फिर क्लास के बाद, तो एक बार जो है जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस चार्ट से कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। क्या क्या दिया है सर इस चार्ट में, तो इस चार्ट में आपका दिया गया सबसे पहले सब जोन के बारे में, जितने जी जोन आपने पढ़ा उन 3 1 2 3A 3B की जोन के बारे में। इसमें कुछ चीजें आपके एग्जाम में आते हैं कि सबसे पहले कितना एरिया है किस जोन का, वो देख लीजिए। दूसरा नेट कल्टीवेशन एरिया कितना है, मतलब कुल भौगोलिक खेती कितने पे होती है। क्रॉप इंटेंसिटी कितना है उस एरिया का, नेट इरीगेटेड कितना वहां पे है, और एवरेज रेनफॉल कितना होता है। तो आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो पिछले साल में बताता हूँ क्या क्या बना है। पहला आपका बना है सबसे अधिक रेनफॉल कहाँ होता है, ये वाला, तो जोन 2 में होता है। देखिए कितना है 1382 mm में दिया हुआ। ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ अलग पेन ले जिसको हाईलाइट हो सके अच्छे से, येलो होगा, हाँ। सबसे अधिक जो है कहाँ होता है ये, तो भैया जोन बी में वर्षा सबसे अधिक होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, किस जोन में, तो 3B में होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बना है आपका क्रॉप इंटेंसिटी से, कि क्रॉप इंटेंसिटी जो है सबसे कम कहाँ है, तो 131 किस में, 3A में है, ठीक है। एंड सबसे अधिक कहाँ पे है, तो जोन 2 में है, जोन 2 ही है ना, हाँ
तीसरा बनेगा आपका कि बिहार की जो है क्रॉप इंटेंसिटी कितनी होती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्लास 12 में दिया है क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में, आपको कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे कि कैसे क्रॉप इंटेंसिटी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का बता देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि बिहार की जो है टोटल क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, तो याद रखिएगा 142%, ये परसेंटेज में होती है, ऊपर दिया होगा साइन, यहाँ पे साइन देके दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया, उसके बाद बस हो गया इतना जो है अभी तक में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आप जो है पूरा पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। जिसको हमने हाईलाइट किया है प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। टाइम ओवर, हाँ टाइम ओवर हो गया, इसलिए मैंने फास्ट पढ़ाया अभी इसलिए, ठीक है। व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी? क्रॉप इंटेंसिटी कुछ नहीं है, क्रॉप इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको अगले क्लास में कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। चलिए कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले आप लोग को एक, हालांकि क्लास 12 में ना चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, वहां बताए भी हैं वो लोग को, ठीक है। एक कैलकुलेशन है, कितना आप क्रॉप लगाते हैं अपने खेत में, कितना स्पेस खाली आपके खेत में, इंटू 100 करते हैं हम लोग, और कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करते हैं उसका वो निकाल लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है कैलकुलेशन, बहुत आसान है, आप लोग समझ भी सकते हैं, ठीक। आई थिंक ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। मैं पीडीएफ इसका अपलोड कर देता हूँ, यहाँ तक जो पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा अभी आपके एप्लीकेशन पे। एक बच्चा पूछा था उस टाइम लाइव क्लास में, सर पीडीएफ कहाँ पे रहती है, वेट, जैसे ही आप एक सेकंड, जैसे ही ये पूरा, चलिए ये हुआ, जैसे ही आप लोग ऐप ओपन करते हैं अपना एप्लीकेशन, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता होगा। आपको सिंपली क्या करना है, आना है किस पे, स्टोर वाले ऑप्शन पे, आपने जो कोर्स परचेस किया उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, कंटेंट वाले ऑप्शन पे। आपको ऐप पे जो है ना ऊपर में, यहाँ पे जो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ ऊपर में, यहाँ मार्कर ऊपर में कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे, फिर यहाँ लाइव क्लासेज, नोटिफिकेशन, इस तरह ऑप्शन दिखाई देता होगा। तो आपको आना है कंटेंट वाले ऑप्शन पे। कंटेंट पे आइएगा तो आपको इस तरह फाइल बना हुआ दिखेगा, टॉपर्स के नाम से, एग्री बुक के नाम से, चैप्टर 1 के नाम से, और क्या सिलेबस के नाम से, फिर चैप्टर 1 में जो एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ इसके नाम से बनेगा, ठीक है। फाइल में इस पर क्लिक कीजिएगा, और इसमें देखिए जितना भी हमने अभी तक कवर किया है वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। 1.3 तक हमने कवर किया था, 1.3 तक का नोट्स यहाँ पे अपलोड है। अभी मैं आपको 1.4 का भी अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। क्लियर है? बताइए चैट बॉक्स में आपको समझ में आया जितना भी हमने आज पढ़ाया आपको, या चैप्टर ये 1.4 जो हमने पूरा कवर किया है, क्या आपने सब कुछ समझा? आज वाला पोस्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं पोस्ट करूंगा, अभी मैं जस्ट कर देता हूँ पोस्ट आपका, ठीक है। मैं भी जस्ट क्लास में आपका ये मटेरियल पोस्ट कर देता हूँ, डोंट वरी। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, वही टाइम रहेगा हमारा 6 बजे, और कल हम लोग शुरू करेंगे आपका जो 1.5 स्टार्ट होगा ना। हाँ 1.5 में सर क्या है, तो 1.5 में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा वेदर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि का जो है, एग्रीकल्चर का जो है ना, वेदर के साथ क्या संबंध है उसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। तो बी प्रिपेयर, कल आइएगा अच्छे से, और जो हमने आज पढ़ा है उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।